लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, द रजिस्ट्रेशन एंड द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। एवरी पर्सन निकाल लिया सबने? एवरी पर्सन एंगेज इन द मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज इन द पाकिस्तान, टैक्सेबल सप्लाई अंडरलाइन करें, इंक्लूडिंग द जीरो रेटेड सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि ये साबित हुआ कि जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा उसके लिए भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। बेशक उसका 0% का रेट लग रहा है लेकिन उसके लिए सेल टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अ मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री रन नहीं कर रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो वो भी मैन्युफैक्चरर होता है लेकिन छोटे स्केल का मैन्युफैक्चरर होता है। तो इट मीन्स के मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री के लाने की बाकी सब के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। अ रिटेलर हु इज़ लायबल टू पे सेल टैक्स एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे रिटेलर जो अपना बिल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो अपना सेल टैक्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे देते हैं, जैसे अभी पहले हमने कल पढ़ा था। उसके अलावा बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को रजिस्टर कराएं। एंड इंपोर्टर कोई भी जो इंपोर्ट करेगा वो रजिस्टर कराएगा। एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज जीरो रेटेड सप्लाईज, ऐसा एक्सपोर्टर जो जीरो रेटेड के अगेंस्ट रिफंड लेना चाहता है। ये कल हमने सवाल पढ़ा था ना, एंड पे एक रिफंड निकाला था। कल सवाल के एंड पे हमने एक रिफंड निकाला था। वो जो रिफंड है जो क्लेम करना चाहता है वही एक्सपोर्टर अपने आप को जीरो रेटेड जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएगा सेल टैक्स में। होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल लॉ, प्रोविंशियल लॉ टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स कलेक्टेड और पेड एज इफ इट वर अ लेवी ऑफ सेल टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर द एक्ट। कोई भी पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है थ्रू फेडरल लॉ, प्रोविंशियल लॉ कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए, उसके लिए भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। Person not engaged in making of taxable supplies in Pakistan, if required to be registered for making imports or exports or under any provision of the Act or any other federal law may apply for registration. वो taxable supply तो नहीं कर रहा पाकिस्तान में, लेकिन उसको रजिस्टर होना पड़ रहा है क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। टैक्सेबल सप्लाई पाकिस्तान में नहीं कर रहा लेकिन इंपोर्ट कर रहा है। द रजिस्ट्रेशन शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब। तरीका जो है रजिस्ट्रेशन का वो ऑफिशियल गजट के अंदर बताया गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। याद है वो बात कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसा पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड लाइबल टू रजिस्टर लेकिन रजिस्टर नहीं होता तो उस पर क्या लग जाता है, फर्दर सेल टैक्स 4% का। ऐसे ही है। तो ये वो लोग हैं जिनका सेल टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है और अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो इनको जो सेल की जाएगी वो 18+4 पे की जाएगी। कि ये लोग लाइबल है रजिस्टर कराने के अपने आप को, लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते तो 18+4 इनको लगेगा 22%। ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल एक्सरसाइज देखते हैं इसमें क्या है। Briefly explain whether the person under each of the following situation are required to be registered with the Inland Revenue Department. Also compute the amount of sale tax if any payable by or refundable to such persons. The rate of the sale tax is 18%. A manufacturer whose annual turnover during the last 12 months ended 31 March 2024 is rupees 14.5 million and the amount of his annual utility bills for the same period is 8 लाख। हाँ जी, इसको रजिस्टर होने की ज़रूरत है कि नहीं? इस मैन्युफैक्चरर को जिसका टर्नओवर 14.5 मिलियन है, क्या इसे सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत है या नहीं? इसे रजिस्टर होने की ज़रूरत है।
कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा सबको ही जरूरत है, तो टर्नओवर का तो जिक्र ही नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा सबको ही रजिस्टर होना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर देखिए, मैन्युफैक्चरर अदर देन दोज क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड under the Sales Tax Act. Cottage industries are those that will fulfill the conditions specified in this section. Therefore, in this case, since the manufacturer is not a cottage industry, it is required to be registered. Cottage industry भी पढ़ेगी क्या है, लेकिन इसका जवाब सिंपल ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा जो भी पर्सन है उसे रजिस्टर होना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा पॉइंट ऊपर से, सोल्यूशन से नहीं, क्वेश्चन से। A distributor whose annual turnover during the last 12 months is 3 million, हाँ जी, इसे रजिस्टर होना जरूरी है कि नहीं है? होना चाहिए ना। ऊपर देखिए क्या पढ़ा था कि जो होलसेलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है। पॉइंट नंबर ई, डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि उसका सालाना सेल इतनी होगी तो रजिस्टर होगा, ये कहीं नहीं लिखा। थर्ड पॉइंट, एन इंपोर्टर हुज एनुअल टर्नओवर इज 12 मिलियन, हाँ जी, इंपोर्टर जिसका एनुअल टर्नओवर 12 मिलियन है, तो इंपोर्टर तो हर केस में उसे रजिस्टर होना जरूरी है। और कमर्शियल एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू क्लेम अ रिफंड ऑफ 2 लाख, ऐसा एक्सपोर्टर जो रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो क्या उसे रजिस्टर होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने ऊपर पढ़े, ये इस तरह से आके अपने आई थिंक क्वेश्चन में टेस्ट भी किया हुआ है कि किस किस को सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है। ये वो लोग हैं जिन्हें सेल टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है। अब इसके अंदर एक जिक्र आ ही गया तो चले उसको भी पढ़ लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है पेज नंबर 132। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन है पेज नंबर 132। Cottage industry means a manufacturing concern which fulfills each of the following conditions: does not have an industrial gas or electricity connection, ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास बिजली और गैस का इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो। बिजली ना हो कि ये वाला कनेक्शन ना हो, ये वाला कनेक्शन ना हो, फिर कौन सा हो? डोमेस्टिक हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके पास बिजली ना हो, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ना हो वो कॉटेज में कहलाएगी। कनेक्शन होगा लेकिन इंडस्ट्री का नहीं होगा। इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे घर आबाद है वहाँ पे ही हो, अलहदा से किसी फैब्रिक या किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में ना हो। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, 10 से ज्यादा उसके वर्कर ना हो। और जिसका सालाना टर्नओवर सारी सप्लाईज का टैक्सेबल वगैरह सारी मिला के डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन रुपीस, जिसकी सालाना सेल 8 मिलियन से ज्यादा ना हो, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। अब कॉटेज इंडस्ट्री को फायदा क्या है? Local suppliers of goods made by a cottage industry are exempt from sales tax. जो supplies cottage industry करेगी वो exempt होगी sales tax से। तो अभी हमने इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस पर्सन को रजिस्टर होना जरूरी है, किन लोगों को रजिस्टर होना जरूरी। उसमें हमने बात की थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारे के सारे रजिस्टर होंगे सवाए कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज वाले जो है वो बता दिए कि कौन है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को,
नॉन रजिस्टर में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इन 3 लोगों को, लायबल टू रजिस्टर बट नॉट, ऐसे लोग जिनके लिए जिम्मे था कि अपने आप को रजिस्टर करें लेकिन उन्होंने नहीं किया। कौन से लोग थे जो अभी पढ़ लिए? कौन से लोग थे जिनके लिए रजिस्टर होना जरूरी था? कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं। तीसरी सप्लाई आप कर रहे हैं एंड कंज्यूमर को, मेरे आप जैसे लोग। हम भी अनरजिस्टर्ड में ही आते हैं ना, नॉन रजिस्टर ही है भी। क्या सेल टैक्स लगेगा? सप्लाई अगर रजिस्टर्ड को करेंगे तो कितना लगेगा? कितना लगेगा? 18%। नॉन रजिस्टर को करेंगे, ऐसा नॉन रजिस्टर जिसके जिम्मे था रजिस्टर होना लेकिन वो नहीं हो रहा, तो कितना लगेगा? 18 जमा 4%। कॉटेज को करेंगे तो फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, और एंड कंज्यूमर मेरे आप जैसे को करेंगे तो हम पे भी 4% नहीं लगेगा। ये देखो ना, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड को और नॉन रजिस्टर्ड को, तो हमने उसको इस एंगल से अब देखना है कि ज़रूरी नहीं सारे नॉन रजिस्टर्ड को हम उस तरह से 4% फर्दर लगा दें, तो इस एंगल से हम उसको लेके जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज, बल्कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे टिक लगा लें भाई कि ये पढ़ लिया है, बाद में मुझे नहीं कहना नहीं पढ़ाई। आगे आप आए जी, पेज नंबर है रजिस्ट्रेशन में उसका कभी कभार दिल करता है ना आई कैप का, तो 6-7 नंबर पूछ लेगा। ये जो सारे लिखे टेम्परेरी, सस्पेंशन, डी लिस्टिंग, इनमें से एक सवाल पूछ लेगा 6-7 नंबर का, कभी कभी नहीं भी पूछता। तो ये अभी सिर्फ रजिस्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि किसके लिए ज़रूरी है अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना। बाकी प्रोसीजर वगैरह वो सारा फिर एक दिन में सारा कुछ आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और वो दिन आपको पता होना चाहिए कौन सा है। नहीं, आप दिन में ही पढ़ा लूँगा। सैटरडे को क्या कुछ पढ़ाऊंगा मैं। पेज नंबर 147, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, बातों को ना फोकस करना है, समझने की कोशिश करनी है। जो बता रहा हूं, जो लिखा हुआ है वो खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स से क्या मुराद है? हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं कि आउटपुट में से लेस क्या करते हैं? इनपुट। तो ये इनपुट को हमने क्या किया? एडजस्ट कर दिया ना आउटपुट में। इस इनपुट को आउटपुट में एडजस्ट किया। ये इनपुट किस पे आता है? परचेजेस पे, और आउटपुट सप्लायर्स के ऊपर। ठीक है, तो परचेज के ऊपर जो टैक्स था उसको हम एडजस्ट करते हैं अपने आउटपुट टैक्स के साथ। ये एडजस्टमेंट कब कब अलाउ है और कब नहीं अलाउ, ये बात कर रहा कि ये एडजस्टमेंट कब अलाउ है और कब नहीं अलाउ। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, एडजस्टमेंट कब अलाउ का मतलब कि ये लेस करना कब अलाउ है। तो ये वाली बात, टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम। ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी, अगले बंदे ने इनवॉइस की, आपने कोई चीज खरीदी तो अगले बंदे ने इनवॉइस की। वो जो इनवॉइस है, सेल टैक्स इनवॉइस अगले ने की, वो मेरे नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, वो मेरे नाम पे होनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम, मेरे नाम पे होनी चाहिए। उस बंदे के नाम, खरीदार के नाम की इनवॉइस होनी चाहिए। बेरिंग हिज एनटीएन, उसका ऊपर उसका नेशनल टैक्स नंबर भी लिखा हो।
ठीक है, नाम पे होनी चाहिए और उसका एनटीएन नंबर लिखा हो। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, बिजली और गैस के लिए जो बिल होगा उस पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो और उसका एड्रेस हो जहां पे वो इंस्टॉल्ड है। यानी कि ऐसी टैक्स इनवाइस जो मेरे नाम पे नहीं है उसके इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, गुड्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर गुड्स इंपोर्ट की हैं, बाहर के मुल्क से मंगाई है, तो उसमें गुड डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसमें गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। गुड्स डिक्लेरेशन एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि चीजें क्या क्या आ रही हैं, कितने वजन की आ रही हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कस्टम वालों ने उसकी क्या वैल्यू लगाई है, उसमें सेल टैक्स कितना है, कस्टम ड्यूटी कितनी है। तो जो गुड इन केस ऑफ इंपोर्ट, अगर आपने यहाँ पे परचेजेस में इंपोर्ट का टैक्स एडजस्ट करना है आउटपुट के साथ और आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन नहीं है तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड इन ऑक्शन ट्रेजरी चलान इन हिज नेम बेरिंग एनटीएन, आप गए नीलामी घर और आप कुछ चीजें नीलामी से ले आए, ऑक्शन लगी हुई थी, आपने कहा फलानी चीज पकड़ लो, फलानी पकड़ लो और फलानी भी पकड़ लो। ठीक है, तो जो आप ऑक्शन से चीजें लेके आए तो उसमें जो ट्रेजरी चलान मिलता है कि भाई उन पैसे भी दो, तो वो जो है उसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए, ट्रेजरी चलान। ठीक है, परचेज जो बायर है, बायर और परचेजर एक ही हो गया। ठीक है, जो बायर है, जो परचेज कर रहा है, जो सेलर उसको दे रहा है ना चीजें, तो सेलर जब इनवाइस करेगा परचेजर को तो उसमें उसका नाम होगा तो वो क्लेम करेगा ना। मैं अगर आपसे चीजें खरीद रहा हूं तो आप मुझे जो इनवाइस करेंगे तो उस पर मेरा नाम होगा तो मैं अपने आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर पाऊंगा ना। ठीक है, ये तीन चीजें समझ लगी। जो परचेजेस हैं उसमें आपका एनटीएन नंबर लिखा हो, नाम लिखा हो, बिजली के बिलों के ऊपर वो एड्रेस लिखा हो और क्या लिखा हो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, गुड्स इंपोर्ट कर रही है तो हो रही है तो जीडी हो, और अगर नीलामी से चीजें ली हैं तो ट्रेजरी चलान पे इन इज बेरिंग हिज एनटीएन लिखा हो। और ये आईके ने पूछा भी हुआ है। नीचे दिए गए दो पैराग्राफ्स फॉर द टाइमिंग छोड़ दे, आगे है फॉर द टाइमिंग इसलिए छुड़ा रहा हूं कि आगे जाके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो आगे जाके मैंने बताना देखा मैंने तब पढ़ाया था, इसलिए बेहतर आप अभी ऊपर पढ़े ही ना। अच्छा, अब अगली लाइन, वेयर अ पर्सन did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such input tax in the return for any of the next 6 tax periods. It is very important. जनवरी में परचेज की, जनवरी में परचेज की, लेकिन जनवरी की रिटर्न में, सेल टैक्स रिटर्न में इनपुट में डालना भूल गया। सही है, जनवरी में परचेज की लेकिन जनवरी की रिटर्न में इनपुट में क्लेम करना भूल गया। अब क्या करूं? टैक्स वाला कहता है 6 सक्सीडिंग टैक्स टाइम्स तक उसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन टैक्स मंथ्स कह लें आप, यानी कि जनवरी की परचेज थी, क्लेम करना भूल गया, तो कब तक क्लेम कर सकता हूं? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4, जून और जुलाई। ठीक है, जनवरी के अंदर परचेज की, अपनी जनवरी की रिटर्न में क्लेम करना भूल गया। भूल भी सकता हूं और ये भी हो सकता हूं, ये भी हो सकता है कि जो पीछे से इनवॉइस आनी थी मुझे, वो इनवॉइस ही नहीं आई, वो इनवॉइस ही नहीं आई। ठीक है ना, मैंने हमजा से चीजें खरीदी लेकिन उसने कहा यार अगले महीने आपको इनवॉइस दूंगा, तो इनवॉइस ही नहीं आई। जब तक इनवॉइस नहीं आएगी क्लेम कैसे करूंगा? तो या तो वेंडर ने इनवॉइस ही नहीं दी मुझे, या मैंने इनवॉइस दे दी, मैंने मिसप्लेस कर दी। तो फिर वो कब तक आ सकती है? 6 सक्सीडिंग टैक्स ड्यूरेशन तक। ये बात क्लियर है भाई जी? बाकी सबको क्लियर है, एक को तो क्लियर है भाई, बोले तो सही। शुक्र। इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन।
हाँ, कौन सा नहीं लिखा हुआ है? ये मैं किसी बुक लेकर फिर रहा हूँ मैं, कौन सा नहीं लिखा? इसमें भी, ये तो मैं स्कैन्स की बुक में तो है ना, है, इसमें भी है, सारा कुछ है इसमें भी। आप लिख लें 7 पॉइंट्स, मैं आपको बता दूंगा किधर किधर है, सारा कुछ इन बुक्स में भी है, इस बुक में भी है। इनपुट टैक्स सेक्शन 8 है, वो वाला जो ऊपर वाला था वो सेक्शन नहीं था, वो वैसे ही डिटेल में भी लिखी हुई थी, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ लिखा है आपकी बुक में भी। अच्छा, इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, ये सेक्शन 8 है। इनपुट टैक्स, ये वाला इनपुट टैक्स, ये वाला, ये वाला जो इनपुट टैक्स है कब कब अलाउड नहीं है, एडमिसिबल। वो पढ़े थे ना, याद हो सेक्शन 21 बिजनेस का, कौन कौन के खर्चे एडमिसिबल हैं और कौन से इनएडमिसिबल है। इसी तरह इनपुट कब कब इनएडमिसिबल हो जाएगा, ये सेक्शन ये है। उसके अंदर वो सेक्शन 21 सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां पे इनपुट टैक्स जो होगा वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। A registered person shall not entitled to deduct input tax paid on, इन चीजों पे दिया गया इनपुट टैक्स उसको अलाउ नहीं है। कौन किन चीजों पे? द गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट यूज और नॉट टू बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और फॉर द टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड बाय हिम। ऐसा मटीरियल, ऐसा रॉ मटीरियल जो टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के इस्तेमाल में नहीं आया, तो उस रॉ मटेरियल की खरीद में जो टैक्स दिया है वो एडमिसिबल नहीं। लगी समझ? अदर देन टैक्सेबल क्या होगी? एग्जेम्प्ट गुड्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने एग्जेम्प्ट गुड्स बेची हैं, बना बना के बेची हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट गुड्स बना बना के बेची हैं, कारपेट है, कारपेट एग्जेम्प्ट गुड्स में अगर आ गया है, तो आप कारपेट बना बना के बेच रहे हैं, तो कारपेट बनाने के लिए जो पीछे धागा खरीदा या पीछे मटेरियल खरीदा या बोरियां खरीदी, वो सारे के सारे पे टैक्स तो दिया है, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कारपेट एक एग्जेम्प्ट आइटम है। ठीक है, यानी कि इनपुट सिर्फ तब और तब ही क्लेम होगा अगर वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि टैक्सेबल आइटम है या एक्सपोर्ट है। लगी समझ? भाई लगी समझ? आगे चलें। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेएबल। एक्स्ट्रा टैक्स याद है किसी को? बचपन में पढ़ा था, याद है एक्स्ट्रा टैक्स है? एक्स्ट्रा टैक्स क्या था कि सेल टैक्स के ऊपर लगेगा और हद कहां तक जा सकता है? 18% तक। अब आपने अगर गुड्स इंपोर्ट की या आपने गुड्स बाय, बल्कि इंपोर्ट पे ही लगेगा, आपने गुड्स इंपोर्ट की, वो हार्मफुल प्रोडक्ट थी, तो आपने 18% दिया और साथ में 5% का क्या दिया? एक्स्ट्रा टैक्स। लॉ कहता है भाईजान ये जो 5% का एक्स्ट्रा टैक्स है ना, दैट इज इनएडमिसिबल। 18% कर सकते हो क्लेम, लेकिन ये 5% क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको तो नुकसान हो गया ना दो तरफ से। एक तो इंपोर्ट पे टैक्स कितना दिया? 23%, और रिटर्न में भी 5% क्लेम नहीं कर पाया। ऐसे ही हुआ ना कि रिटर्न के अंदर भी इनपुट में 5% ही लेके पाया और इंपोर्ट पे भी 23% बढ़ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा ये आप क्लेम नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड, एडमिसिबल नहीं है। Any other goods on which the board with the approval of the federal government may by the notification in the official gazette, इसके आगे लिख ले बोर्ड जन्नत का, जन्नत कह रहा हूँ सॉरी, जंगल का बादशाह है, ठीक है, जो जिसमें कह देगा नहीं लाओ भाई। आगे चले। The goods or services in respect of which sale tax has not been deposited in the government treasury by the respective supplier। ये भी कुछ ना कुछ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ए ने बी को गुड्स बेची, ठीक है, ए ने बी को गुड्स सप्लाई की, सही है। अब आपने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बी क्या है? बायर। बायर की रिटर्न करनी है। बी ने ए को 118 रुपए दे दिए, 100 उसके और 18 रुपए का टैक्स। बी ने ए को 118 रुपए दे दिए। ए ने ये 18 रुपए
गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराए, गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराए। बी, ये 18 रुपए का इनपुट एडजस्ट नहीं कर सकता। जमा किसने नहीं कराए? ए ने जमा नहीं कराए, तो बी ये 18 रुपए का इनपुट नहीं एडजस्ट कर सकता। यानी कि ऐसी खरीदारी जिस पे सप्लायर ने सेल टैक्स जमा नहीं कराया गवर्नमेंट के खजाने में, तो उस पे भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। ठीक है, समझ लग रही है? फेक इनवॉइसेस, किसी ने झूठी इनवॉइसेस कर दी हैं, उसके पास एक प्रिंटिंग मशीन थी, इनवॉइसेस डाल के धड़ाधड़ बेची गया, और जनाब आप उसे खरीदते रहे और क्लेम करे रहे, फेक इनवॉइसेस के ऊपर नॉट अलाउड। Purchases made by the registered person in case he fails to provide information relating to his imports, purchases, sales, etc. as required by the board through a notification under section 26(5). बोर्ड ने कोई नोटिफिकेशन दिया और नोटिफिकेशन में कहा कि यार तुमने ये जो इंपोर्ट की है, परचेज की है, सेल की है, इसके ऊपर में फलानी डिटेल दो, और वो बंदा वो डिटेल प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उस पर क्लेम करने वाला सारे का सारा इनपुट क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है। Purchases in respect of which a discrepancy is indicated by crest or input tax of which is not verifiable in the supply chain। अच्छा, सप्लाई चेन क्या है? बेसिकली प्रैक्टिकली होता क्या है? गवर्नमेंट ने ना बड़े जबरदस्त तरीके से वक्त के साथ साथ सीख के लोगों के फ्रॉड्स देख के सेल्स टैक्स के सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइज कर दिया है। जो अब ए और बी को मैं लेके चलता हूं, ए ने बी को चीजें सप्लाई की है ना, तो अब मजे की बात पता क्या है? ये सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आप अपनी सेल और परचेज दोनों सिस्टम में इनपुट करते हैं, लेकिन उससे भी मजे की बात पता क्या है कि ए ने बी को सप्लाई की है ना, बी जो है प्रैक्टिकली अपनी परचेज खुद से इनपुट नहीं करता सिस्टम में। बी अपनी परचेज सिस्टम में इनपुट नहीं करता, ए अपनी सेल इनपुट करता है। वो सेल बी के लॉगिन में शो होती है। समझ लगी? यानी कि ये अपनी परचेज नहीं डालता खुद से, ए सेल को अपलोड करता है अपने सिस्टम में, वो सेल इसके पास शो होती है, तो फिर यकीन होता है कि इसने खरीदारी की है। तो ये लिंक कर दिया है दोनों को, बायर को भी और सेलर। अब महीने के एंड पे क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? बी ए को फोर्स करता है, ओ भाई अपनी सेल डाल, मैंने अपनी परचेज बुक करानी है, क्योंकि वो खुद से तो इनपुट कर ही नहीं पाता। वो इसको फोन करते हैं वेंडर्स को, भाई मैंने तुमसे सेल की थी फलानी इनवॉइस, अपने सिस्टम में डालोगे तो मेरा इनपुट क्लेम होगा, तुम सिस्टम में नहीं डालोगे तो मेरा इनपुट ही नहीं क्लेम होगा, मेरी परचेज ही नहीं शो होगी। तो यहां पे वो कह रहा है ऐसी परचेज जो इस सप्लाई चेन के अंदर वेरीफाइबल ना हो, उस पर इनपुट क्लेम नहीं हो सकता। यानी कि वो ए इनपुट ही ना करे, ए अपनी सेल ही ना डाले, वेरीफाइबल ही नहीं हो रही, तो वो उसके ऊपर भी बी जो है वो अपना परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। Goods and services not related to a taxable supplies made by the registered person। Taxable supply से related goods and services purchase कर रहे हैं, not related to taxable supply, तो ये भी वो claim नहीं कर सकता। Goods and services acquired for personal और non business consumption, पर्सनल यूज के लिए चीजें ली हैं, खरीदी हैं, या नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए ली हैं, उसके ऊपर भी इनपुट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Goods used in permanently attached to immovable property such as building and construction material, paint, electricity and sanitary fittings। ये याद आया? sanitary fittings, pipes, wires and cables। ये cables तक पढ़े, दोबारा पढ़े। ऐसी गुड्स जो के